चलिए मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रहा था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में। इसमें मैं टोटल जो है कि भाग 3 यानी जो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार है, मैं बताया था कि इसमें 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद आते हैं। इसमें टोटल मैंने 12 से लेकर के 18 तक पढ़ा दिया था, ठीक है। यानी मैं बताया था कि जो समता यानी समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। उसके बाद हम लोग को आर्टिकल 19 से पढ़ना है। अब देखिए आर्टिकल जो 19 है, ठीक है, वो मूल अधिकार दूसरा आता है। यानी टोटल जो है कि मूल अधिकार टोटल कितने हैं वर्तमान में, तो टोटल 6 हैं। और 6 में से हमने एक पढ़ाया था समता यानी समानता का अधिकार। दूसरा हम लोग को पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़ना है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो दूसरा हमें यही पढ़ना है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो आर्टिकल है ये आता है 19 से लेकर के 22 तक। इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, नागरिकों को कैसे स्वतंत्र रहना है, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। मतलब कि आपको स्वतंत्र रखा गया है, आपके लिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर आपके ऊपर आपकी स्वतंत्रता को कोई बाधित करता है ना, तो इसी आर्टिकल के थ्रू उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। इसी के तहत आपको पता चलेगा कि जो आज की मीडिया है उनको भी बोलने की स्वतंत्रता है इसी आर्टिकल के तहत। मतलब कि इसी जो मूल अधिकार है इसी के तहत। तो चलिए अब एक एक अधिकार हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर में एक एक अधिकार का मतलब क्या है। तो देखिएगा, पहला अनुच्छेद है आपका 19। क्या है ये? अनुच्छेद 19 में टोटल जो है ना कि 7 हैं। कितने हैं? टोटल 7 भाग हैं इनके, 1 2 3, ठीक है। ऐसे एक एक को पढ़ते हैं। तो चलिए 19 का पहला जो कहता है ना, वो आपको देता है अभिव्यक्ति यानी एक एक व्यक्ति को खुद का अधिकार देता है, खुद की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी आप अगर एक व्यक्ति हैं तो आपको हर एक चीज की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो, है ना, तो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको स्वतंत्रता दिया जा रहा है आर्टिकल 19 का पहले में। मान लीजिए कि आपको झंडा फहराना हो तो ये भी आपको दिया गया है। इसी के तहत 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन सभी लोग अपने साइकिल पे, गाड़ी पे जो झंडा तिरंगा लहराते हैं, या ऐसे भी जब कभी जो जुलूस निकालना होता है तो भी आप झंडा लेकर के जाते हो, तो ये सब फहराने की स्वतंत्रता जो है कि 19 में दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि अब किसी का पुतला जलाना हो, पुतला जलाना, अब पुतला भी जलाना हो तो इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसकी पुतला जला सकते हो, ये हमारी स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। अब ये नहीं कि आप सोचोगे कि पुतला जलाएंगे, है ना, तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा नहीं है। इस आर्टिकल के तहत आपको स्वतंत्रता दी गई है। और समझिए और क्या, तो बोलना हो गया, झंडा फहराना हो गया, या पुतला जलाना हो गया। और इसी के तहत सबसे इम्पोर्टेंट प्रेस यानी मीडिया वालों को भी स्वतंत्रता दिया गया है। इसी में मीडिया वाले जो आज लेकर के हर जगह घुस जाते हैं ना माइक, वो यही आर्टिकल देता है। और आज यही मीडिया वाले सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाते हैं, उनको ये आर्टिकल देने से कोई फायदा नहीं है। मीडिया वालों को, सरकार को, कुछ भी हो, सरकार की अगर गलती है तो हमेशा उसकी आलोचना करनी ही चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है कि हमारे संविधान की एक नींव है। इस संविधान में ये मीडिया, देखिए, बोलना सबको है, झंडा फहराना सबको है, पुतला जलाना सबको है, लेकिन मीडिया जो है
प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गई है तो मीडिया वालों को हर एक चीज सही सही से दिखानी चाहिए, ठीक है। उन्हें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उनको ये संविधान का स्वतंत्रता का अधिकार है, उनको मिला हुआ है। अब सोच के देखिए, आज मीडिया वाले जो तलवा चाटने का काम करते हैं, मतलब कि सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाते हैं, उनको ये आर्टिकल अगर न होता तो आज वही मीडिया वाले जेल में होते। यही सरकार बंद करती, क्योंकि सरकार जो है कि संविधान को फॉलो कर रही है, भले ही थोड़ा सा ही करे, लेकिन अगर कर रही है तो ही उनको स्वतंत्रता दी गई है, वरना ये हटा दिया जाता। समझ में आ रहा है बात? चलिए, अब आता है, इसमें पहला हो गया। 19 का दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि आप सभा बना सकते हो। देखिए, पहले में सब अकेले अकेले एक एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। दूसरा कहता है कि आप सभा बना करके, है ना, 19 का दूसरा कहता है कि आप सभा बना सकते हैं, सभा बना करके आप भाषण दीजिए, है ना, मतलब एक ग्रुप आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि बिना हथियार का। क्या चीज? बिना हथियार का। अब ये नहीं कि हथियार ले लिए हैं, बंदूक रिवॉल्वर ले करके आज सभा मीटिंग कर रहे हैं। अरे समझ में, जैसे नेता मंत्री अगर आते हैं तो उनके पास हथियार नहीं होता है, बाकी सैनिक उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं। तो अब देखिए, वो लोग सभा ही तो करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सभा ही तो करते हैं। उनको भी ये स्वतंत्रता यही आर्टिकल दे रहा है, जो आज लोगों को इकट्ठा करके झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं जो नेता, वो इसी आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो आप भी एक सभा कर सकते हो, लोगों को एक साथ इकट्ठा करके बातें कर सकते हो, कुछ बता सकते हो, सभा कर सकते हो, ठीक है। वो भी बिना हथियार के। याद रखना है यही पॉइंट्स कि बिना हथियार का ही सभा होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 19 का दूसरा कहता है। तीसरा कहता है कि आपने सभा बना लिया, ठीक है। तीसरा कहता है कि अगर आपका मन हो ना कि सभा में से कुछ लोगों को उठा करके संगठन बनाना, तो बना लीजिए, संगठन बना लीजिए। क्या बना लीजिएगा? संगठन। ये बात समझ में आ गया? क्या बना लीजिए? अपनी एक संगठन बना लीजिए, यानी एक ग्रुप बना लीजिए आप। ये अब इसी आर्टिकल के तहत ना आप देखिए, 19 के तीसरे के तहत जो है आजकल आपको गांव में हर एक समिति दिखता है, दुर्गा पूजा समिति, ये समिति, वो समिति। अब बताइए, अगर ये स्वतंत्रता न दिया गया होता तो जो दुर्गा पूजा समिति बन रहा है, ये संगठन बन रहा है, ठीक है, ये संगठन कब का हटा दिया गया होता। जैसे आप देखिए, किसी भी पार्टी का, किसी भी, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनका भी तो एक संगठन है, क्योंकि ये अलग अलग है। अलग अलग, ये देखिए, खुद तो व्यक्ति हैं ही, लेकिन ये अलग अलग है, अलग अलग अपनी पार्टी बनाए हैं, यानी वो संगठन बनाए हुए हैं। इसी आर्टिकल के तहत उनको संगठन बनाने का अधिकार है, वरना पुलिस कब का मार के पार्टी तोड़ दी होती। तो ये आर्टिकल, ये जो स्वतंत्रता दी गई है ना, वो सबके लिए। सोचिए, आप भी बनाइए, अपनी पार्टी बनाइए। हम तो कहते हैं सब लोग पार्टी बनाए, सब एक दूसरे के ग्रुप में शामिल हो जाए। अब देखिए, इसी संगठन के थ्रू जो है कि अलग अलग कास्ट वाले अपना यूनिटी बना लेते हैं और किसी को पीट देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कास्ट हो, अपने कास्ट को वरीयता देते हैं और दूसरे कास्ट को पीट देते हैं, इसी संगठन के थ्रू। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अधिकार आपको दिया गया है, दूसरे वाले को भी वही अधिकार दिया गया है, उसको भी संगठन बनाने आता है। ऐसा नहीं कि आप ही संगठन बना करके पीट सकते हो, ऐसा नहीं, वो भी संगठन बना के आपको पीट सकता है। लेकिन ये मारपीट में संगठन आपको नहीं बनाना है, ऐसे आप संगठन बनाइए। चलिए, तो तीसरा कहता है। चौथा कहता है कि चलिए आप क्या करिए कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हो। समझ में आया? किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हो, ये हमें आर्टिकल 4 देता है। तो आज हम अगर उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के अलावा अगर बिहार में जाना चाहते हैं, किसी भी राज्य में जाना चाहते हैं, तो हम इसी आर्टिकल के तहत हमें घूमने से कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आया ना? स्वतंत्रता ये दी गई है, हम इसी आर्टिकल के तहत 19 का 4 के तहत भारत के किसी भी कोने में हम घूम सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब मान लीजिए कि हम घूमने गए और घूमते घूमते मुझे कोई अच्छा स्थान, जगह मुझे दिखाई दिया जहां मुझे रहने का मन करे, यार ये जगह अच्छा है, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। तो आर्टिकल जो 5वां है ना, ये कहता है कि आप भारत के किसी भी जगह पर आप रह सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर मान लीजिए कि आप घूमने गए या ऐसे भी आपको रहना हो कहीं भी, भारत के किसी भी जगह पे आपको जमीन लेकर के रहना हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है आर्टिकल
5 कहता है। समझ में आ गया? तो भारत में कहीं भी आप घूमिए 4 कहता है। घूमते घूमते अगर आपको पसंद आ गया तो वहां पे रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां रहिए, वहां घर बनाइए, जो करना है वो करिए। ठीक है, ये आर्टिकल हमें 5 कहता है। समझ में आ गया? चलिए आर्टिकल 6 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 6 कहता है 19 का 6, ठीक है, 19 का 6, इसमें जो दिया गया है ना वो अर्जित संपत्ति, ध्यान रखिएगा, वो अर्जित संपत्ति की बात की गई है। ठीक है, संपत्ति यानी अगर आप मान लीजिए कि कहीं से जमीन अर्जित किए हैं, ठीक है, अर्जित जो संपत्ति है वो संपत्ति का अधिकार यहाँ पे दिया गया है कि वो आपका है। लेकिन बाद में क्या किया गया, इस अर्जित संपत्ति के अधिकार को ना याद रखिएगा, यानी संपत्ति का अधिकार कह लीजिए, क्योंकि ये अर्जित संपत्ति है, यानी आपने किसी से ये अर्ज किया है यानी लिया है संपत्ति, तो वो संपत्ति अब आपका नहीं है। पहले तो आपका ही था जब संविधान बना था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। तो इस अर्जित संपत्ति को यानी 19 का 6 को हटा करके, ध्यान रखिएगा, हटा करके अनुच्छेद 300 क में लेकर चला गया। ठीक है, कहाँ पे? अनुच्छेद 300 क में चला गया है। अब क ये जो है ना 300 वाला, ये कानूनी अधिकार है। ये क्या है? कानूनी अधिकार है। ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा मूल अधिकार था, लेकिन सरकार जो है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इस अर्जित संपत्ति का अधिकार या संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया, और इस कानूनी अधिकार को 300 मतलब अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है 7वां। ठीक है, 7वां नंबर। 7वां नंबर ये कहता है कि चलिए आप घूमने गए, बस गए, ठीक है, तो आपको 7वें नंबर में देता है व्यवसाय करने की अनुमति। क्या करने की? व्यवसाय, यानी आप कोई भी रोजगार कर सकते हो। आप सोचिए, एक आम नागरिक अगर पकौड़ा बेच रहा है, कोई भी चीज सब्जी बेच रहा है, समोसा बेच रहा है, कहीं दुकान लगा रहा है, कहीं ठेला लगा रहा है, तो बताइए इसी आर्टिकल के तहत व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब सोचिए, ये व्यवसाय करने की स्वतंत्रता न होता तो आज हम लोगों को कोई भी काम करने से बाधित कर देता, सरकार हमें रोक सकती थी, रोक देगी कि आपको ये काम नहीं करना है। बल्कि यही आर्टिकल है जिसके तहत हम लोग अपना व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, जो भी अपना काम करना होता है व्यवसाय में, वो हम लोग इसी आर्टिकल के तहत करते हैं। तो टोटल 19 में टोटल आपको 7 याद रखने हैं कि अनुच्छेद 19 में जो टोटल 7 है, किसमें किसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि बताइए व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, तो 19 के 7 में। ठीक है, और अर्जित संपत्ति का अधिकार किसमें है, तो 19 का 6 में। इसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और ये आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये संशोधित करके इसको 300 के क में लेके चला गया। अब आते हैं अनुच्छेद 20। समझिए 20, देखिए 20 क्या है ना, 20 नंबर कहता है सजा का प्रावधान। सजा का प्रावधान। अब मान लीजिए कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर ली है ना, तो आपको सजा दिया जाएगा ना जी। जब पुलिस गिरफ्तार करेगी तो आपको सजा दिया जाएगा। तो सजा का प्रावधान, अब इसमें सजा देखते हैं कि कैसे कैसे आपको सजा दी जाएगी। तो इसमें पहला आता है, इसमें भी टोटल 3 है, याद रखिएगा, टोटल 3 बातें आपको याद रखना है इस आर्टिकल 20 में। ठीक है, पहला कहता है कि एक गलती की एक ही सजा होगी। एक गलती की एक ही सजा होगी, एक ही सजा। अब समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कि अगर आप एक ही गलती करते हो तो उस गलती के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक गलती का एक ही सजा दिया जाएगा। मान लीजिए कि मैंने चोरी किया, तब चोरी किए हैं तो एक बार मुझे सजा दे दिया गया, तो दोबारा मुझे पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, सजा नहीं दिया जा सकता है। अब विद्यालय में देख लीजिए, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ने में कमजोर है
तो उसे उसके कमजोरी को टेस्ट ले करके हमने एक सज़ा दे दिया तो दोबारा सज़ा नहीं दे सकते हैं। ये भी हमें ये बताता है कि आप एक गलती की सज़ा सिर्फ एक बार दोगे, 2 बार नहीं दे सकते हो। अलग अलग सजाएं नहीं दिया जा सकता एक गलती के लिए। तो याद रखिएगा कि सज़ा का जो प्रावधान है पहला यही कहता है कि एक गलती करोगे तो एक ही सज़ा मिलेगी, चाहे जो भी सज़ा मिले सिर्फ एक ही मिलेगी। अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि आपको तो सज़ा दे दिया गया, अब आप एक बात बताइए, अब अगर ये सज़ा दे दिया गया तो इस सज़ा में मान लीजिए कि हमने आपको सज़ा दे दिया, अब यहाँ पे सज़ा का जो प्रावधान है वो दे दिया गया, तो अब सोच के देखिए सज़ा कैसी दी जाएगी। तो सज़ा ऐसी दी जाएगी कि जो वर्तमान में कानून है उस कानून के तहत ही आपको सज़ा दी जाएगी, वो दूसरा कहता है। मतलब कि ये नहीं कि आपने गलती किया आज तो पीछे वाला कानून या आने वाले समय में जो बनेगा कानून उसके तहत आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी वर्तमान में जो भी कानून है, जो भी नियम है, उसी नियम के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? पहला, एक गलती की एक ही सज़ा दी जाएगी। दूसरा ये कहता है कि आप जो सज़ा दी जाएगी आपको, वो वर्तमान में जो भी कानून होगा ना उसी कानून के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। अब आता है तीसरा। तीसरा क्या कहता है कि अगर आपको सज़ा सुना दिया गया, क्या किया गया? सज़ा सुना दिया गया तो आप एक कैदी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? कैदी। तो आपको संरक्षण यानी कैदी को संरक्षण भी देना है। क्या देना है? कैदी को संरक्षण देना है। यानी आप अगर आपको सजा मिल गया है तो आप तो कैदी हो गए, तो कैदी को भी संरक्षण देना है। इसीलिए आप देखोगे ना फिल्मों में जब कोई मैटर होता है, कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पे कोर्ट में जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता है, जिसके मान लीजिए कि गुंडे के प्रति गुनाह साबित हो गया, पता चल गया कि गुंडे ने ये काम किया है, तो उसे तुरंत पुलिस प्रोटेक्शन में ले करके उसे वैन तक लेके आया जाता है। जो पुलिस की गाड़ी है जो जेल तक जाती हैं उस गाड़ी तक लेकर आया जाता है। और सामने देखते हैं ना लोग हंगामा करते हैं, इसलिए पुलिस क्या करती है? उस कैदी को संरक्षण देती है, उसे चारों तरफ से घेर के रखती है कि कोई आम नागरिक उसके ऊपर हमला न कर दे। सजा मिल चुका है, उसको सजा दे दिया गया है, इसलिए उसको जेल ले जाया जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर यानी उस कैदी को भी आपको संरक्षण देना है। तो इसी 20 के तीसरे के अंतर्गत दी जाती है। अब आता है इसी 20वें में आप ध्यान रखिए, आप कभी भी किसी को अपराधी नहीं कहेंगे या दोषी नहीं दोगे जब तक कि न्यायालय या जो कोर्ट है, ठीक है, वो कोर्ट जब तक किसी व्यक्ति को दोषी न बता दे तब तक आप उसे अपराधी नहीं कहोगे। इसी आर्टिकल में ये भी बात कही गई है। तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत ही आप जो है कि क्या करोगे कि न्यायालय अगर किसी व्यक्ति को अगर दोषी करार नहीं दिया है तो आप उसे दोषी नहीं कहोगे, उसे अपराधी नहीं कहोगे। याद रखिएगा, किसी को भी अपराधी नहीं कह सकते हो जब तक कि कोर्ट साबित न हो जाए, कोर्ट के अंदर में साबित न हो जाए कि यह अपराधी है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 20। अब आता है 21 नंबर। 21 है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए इसमें प्राण और एवं दैहिक मतलब कि इसके अंतर्गत आपको ये स्वतंत्रता दी गई है कि आपका प्राण या आपके शरीर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब कि आपके प्राण को कोई ले नहीं सकता और न ही आप किसी के प्राण ले सकते हो, न ही आपके शरीर को कोई कुछ कर सकता है, मतलब काट पीट नहीं सकता है, न मारपीट कर सकता है और न ही आप किसी का कर सकते हो। यानी ये आपके लिए स्वतंत्रता है, सबके लिए स्वतंत्रता है। यानी हम एक मानव है तो दूसरे मानव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसके प्राण या उसके शरीर यानी देह को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में ये बात कहा गया है कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते, न ही वो आपका प्राण ले सकता है, नहीं आप उसके साथ कुछ कर सकते हो, उसके शरीर के साथ, देह के साथ, नहीं वो आपके देह के साथ कुछ कर सकता है। यानी आपको कुछ भी बॉडी से रिलेटेड नहीं करना है, यानी कि ताकि आपको समस्या हो। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इसके तहत उसके ऊपर केस
किया जाएगा। अब इसी के तहत क्या किया जाता है कि जैसे आपकी जो गोपनीय बातें हैं, जैसे मान लीजिए कि निजता, जिसको कह सकते हैं निजता का अधिकार, यानी आपके अंदर जो गोपनीय बातें हैं, जो गुप्तचर बातें हैं, है ना, गोपनीय, जैसे आपने किसी को कुछ बातें बताया, गोपनीय बातें, और वो जाके ढिंढोरा पीट दिया, तो ये भी अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति की गोपनीय बातों को उजागर नहीं करोगे जब तक वो परमिशन न दे। अगर कोई आपके गोपनीय बातों को उजागर करता है, आपने अगर वो जानता है बिना आपसे परमिशन लिए अगर वो उजागर करता है, तो इस आर्टिकल के तहत, यानी हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी का कोई वीडियो हो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, इसका मतलब वो सोशल मीडिया पे वायरल होगा तो उसके निजता का अधिकार हुआ ना, उसके निजी मामला जो भी था उसको आपने उजागर किया, इसके तहत हो सकता है वो अपना प्राण दे दे, तो इसका मतलब वो हत्या ही माना जाएगा, क्योंकि आपने किया है। अगर आपने सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया होता जिसके कारण उसकी मृत्यु नहीं होती, यानी आपने उसका प्राण लिया है, इसलिए आपको कानून के तहत जो है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पे ये भी बात है। दूसरा चीज, मान लीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, गाड़ी चला रहे तो गाड़ी से देखते हैं ना पोल्यूशन होती है, ठीक है, तो जो धुआं निकलता है उसको भी सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है, उसके ऊपर चालान करती है। क्यों? क्योंकि आपके पोल्यूशन की वजह से दूसरे व्यक्ति को नुकसान होगा जो व्यक्ति गाड़ी नहीं चला रहे हैं, यानी आप अपनी गाड़ी से दूसरे व्यक्ति को नुकसान कर रहे हो, दूसरे की प्राण को, देह को नुकसान कर रहे हो, इसलिए आपको इस आर्टिकल के तहत जो है कि पुलिस जो है कि चालान करती है। समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि आप हेलमेट लगाकर नहीं चलते हो, गाड़ी चला रहे हो हेलमेट लगा के नहीं चलते हो, जब हेलमेट लगा के नहीं चलते तो सब यही सोचते हैं कि यार हमारा गाड़ी है, हम हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं, हमारी मृत्यु होगी। नहीं, यही तो कहता है कि आप अपना भी प्राण नहीं ले सकते, न ही दूसरे का। यानी अगर कोई मर जाता है खुद से, देखते हो ना उसके ऊपर कितना केस होता है, जांच होता है कि आखिर में क्यों ऐसा हुआ, कोई फांसी लगाया तो क्यों लगाया, कोई नदी में कूदा तो क्यों कूदा, ये सब जांच होता है। और यही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट पहन के ही चलाना है, अपने जान की भी सुरक्षा करनी है। ये सरकार का कर्तव्य है, पुलिस विभाग का कर्तव्य है कि आपके प्राणों की सुरक्षा करें, इस नियम को सख्ती से पालन कराएं। तो यही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको बात समझ में आया मेरी बातें ना, कि आप किसी का प्राण ले नहीं सकते और न ही अपना प्राण दे सकते हो। ये यही आर्टिकल के तहत ऐसा होता है। अगर आप किसी का लोगे तो आप जेल जाओगे, अगर वो आपका लेगा तो भी आप वो जाएगा जेल। ठीक है, अब इसी आर्टिकल में नहीं 21 के क में क्या किया गया कि 86वां, है ना, यानी 86 जो संविधान में संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। कब किया गया? 2002 में। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जितनी भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसी संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया। इसी के तहत जो है कि इस तो सरकारी की बात आ गई, लेकिन आज जो है ना कि ये प्राइवेट में भी दिया जाता है RTE के तहत, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, RTE के तहत जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो है कि देना है क्लास 8 तक। प्राइवेट विद्यालय भी इस RTE के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, है। उनका पैसा सरकार दे रही होगी, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बच्चों का फीस नहीं लगेगा, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस RTE के तहत ही, तो समझ में आ गया। 21 का क जो है कि कब लगाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये इसमें प्रावधान दिया गया है। इसलिए सरकारी विद्यालय में 6 से 14 यानी क्लास 8 तक के जो बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 8 तक वो निःशुल्क पढ़ते हैं, उनको सरकारी सुविधाएं दी जाती है। ये 2002 में जोड़ा गया। सोचिए अगर ये न होता तो आज सरकारी विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क नहीं पढ़ाया जाता और न ही निःशुल्क सब कुछ दिया जाता। यही है जो बच्चों को देकर रखा है, यही आर्टिकल। तो सोचिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या दिमाग लगाया था, गजब का दिमाग। वास्तव में सच में कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये न लिखा गया होता तो सोचिए आज लोग जो है कि सोच नहीं पाते, और सोच नहीं पाते तो सरकार हमारा जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो भी छीन लेती, सब अनपढ़ रह जाते हैं। सोचिए इसी आर्टिकल के तहत कम से कम 8 तक बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, ताकि कम से कम 8 तक बच्चे भी पढ़ पाए, गरीब से गरीब घर के भी बच्चे 8 तक पढ़ पाए, 14 वर्ष तक पढ़ पाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट
आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें गिरफ्तारी का संरक्षण दिया गया है। किसका? गिरफ्तारी का संरक्षण। अब देखिए इसमें भी 3 बातें बताई गई हैं, यानी अगर आपको गिरफ्तार करना है तो उसके लिए भी आपको संरक्षण दिया गया है, आपको स्वतंत्र रहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि अगर पुलिस वाले आपके घर आके आपको गिरफ्तार करते हैं, क्या करते हैं? गिरफ्तार करते हैं। जब पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने आएंगे ना, तो सबसे पहले आप उनसे मांगिए वारंट मांगिए। क्या मांगिए? वारंट, कि भैया गिरफ्तारी का वारंट दिखाइए। तो पहला आपका यही दिया जाता है कि वारंट, है ना। जब भी आपको कोई गिरफ्तार करेगा तो वो बिना वारंट का नहीं कर सकता। अब ये वारंट जारी जो है ना कि न्यायालय के थ्रू होता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो गया, चाहे हाई कोर्ट हो गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके थ्रू आपको वारंट दिखा करके ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में ज्यादातर जब आते हैं जो पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तो कहता है वारंट दिखाइए। जब पुलिस वारंट नहीं दिखाती है तो कहता है कि जाइए पहले वारंट लेकर आइए तब हमें गिरफ्तार कीजिएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है बिना कारणवश, ठीक है, बिना कारणवश, तो आप उनसे वारंट मांगिए कि वारंट दिखाइए। जब तक वारंट नहीं आएगा तब तक आप मत जाइए पुलिस वालों के साथ। ठीक है, तो ये है पहला गिरफ्तारी का संरक्षण कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले आप वारंट मांगिएगा। दूसरा चीज, मान लीजिए कि वो पुलिस ने आपको वारंट दिखा करके गिरफ्तार कर लिया, है ना। तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे, ध्यान रखिए 24 घंटों के अंदर पुलिस वाले आपको न्यायालय के सामने ले जाएंगे। न्यायालय, है ना, न्यायालय के सामने आपको पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर, है ना। ये भी स्वतंत्रता दी गई है कि आप गिरफ्तार करोगे तो 24 घंटे के अंदर जो है कि आपको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि न्यायालय के सामने पेश करने के लिए पुलिस वाले दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या करते हैं कि ज्यादातर ना कोशिश करते हैं कि न्यायालय के सामने 24 घंटे, यानी अभी हम गिरफ्तार करेंगे तो अगले 24 घंटे तक न्यायालय के सामने पेश करना होगा। अब इसमें क्या होता है ना कि उनको पेश तो करना है, लेकिन जो अवकाश है, अगर मान लीजिए कि छुट्टियों का दिन है, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? और मान लीजिए कि अब आने जाने का जो समय खर्च हो रहा है, मतलब कि यातायात, है ना, अगर यातायात, मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन अगर न्यायालय के सामने ले जाएगी तो न्यायालय के सामने जब ले जाएगी तो टाइम लगेगा ना, टाइम तो लगेगा ही, गाड़ी से लेके जाएगी, तो इसका टाइम नहीं काउंट किया जाता है। इसी का पुलिस वाले फायदा उठा लेते हैं। यानी आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो अभी आपके नाम से एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और दिखाएंगे भी नहीं कि हमने आपको गिरफ्तार किया है। समझ में आएगा? ये दिखाएंगे भी नहीं कि हमने आपको क्या किया है, गिरफ्तार किया है। अब आप सोच रहे होगे सर अगर ये दिखा नहीं रहे हैं कि हमने आपको गिरफ्तार किया तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ते रहिए, पूरा आर्टिकल जब मूल अधिकार पढ़ोगे ना तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि आपको पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया, ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। अब पुलिस वाले एफआईआर लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एफआईआर लिख देंगे तो इसके अगले दिन, मान लीजिए कि अभी 7 बज रहा है तो 7 बजे अगर एफआईआर लिख दिए तो अगले शाम को 7 बजे तक इससे पहले ही 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में पेश करना होगा। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि जो है कि एफआईआर लिखते ही नहीं है, और जब लिखते ही नहीं है तो सोचिए टाइम काउंट होगा ही नहीं। जब एफआईआर जब से लिखा जाएगा तभी से टाइम काउंट होगा, तो आपको वैसे ही जेल में रखे रह जाते हैं 1 दिन 2 दिन, और लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए। तो चिंता ना करिए, आने वाले आर्टिकल्स में मैं बता दूंगा कि क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, अब गिरफ्तार करके आपको न्यायालय के सामने ले भी नहीं जा रहे हैं और आप ऐसे ही जेल में, तो याद रखिएगा कि 24 घंटे के अंदर जो पुलिस प्रशासन है आपको न्यायालय के सामने पेश करेगी ही करेगी। अगर नहीं करेगी तो आपको क्या करना है मैं आगे बता दूंगा। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में 22 का तीसरा कहता है, क्या कहता है? देखिए, आपको गिरफ्तार तो कर लिया गया, अब गिरफ्तार कर लिया गया, आपको न्यायालय के सामने पेश भी कर दिया गया, लेकिन क्या आप खुद लड़ोगे? केस कौन लड़ेगा? या तो आप खुद लड़ोगे या तो वकील रखना होगा। तो आर्टिकल जो 22 का तीसरा है वो यही कहता है कि आप
जो वकील रखोगे ना, वो वकील अपने पसंद से रख सकते हो, यानी आपको वकील रखने का भी ये जो है कि संरक्षण दिया गया है। ये नहीं कि आपको गिरफ्तार करके लेके गया वहाँ पे न्यायालय में और न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा नहीं है, आपके तरफ से वकील बोलेगा और आपको जैसा वकील चाहिए अपने मनपसंद वकील को रख सकते हो। ये आर्टिकल 22 का तीसरा हमें बताता है। आई थिंक आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गया कि यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार है क्या गजब का अधिकार है। मतलब कि अगर इस व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को ये जो अधिकार दिया गया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये हमें दिया हुआ है, जो अधिकार यानी एक संविधान के रूप में, वास्तव में इस संविधान को पढ़ने के बाद आप पुलिस प्रशासन सरकार हर एक व्यक्ति से आप लड़ने के लिए सक्षम हो जाओगे। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? आजकल देखिएगा, आजकल हर जगह जो है कि जिसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनको पुलिस ऐसे ही गिरफ्तार कर ले जाती है, उनको कुछ भी उनके साथ हो जाता है और पुलिस वाले कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये जब जान जाओगे ना, तो आप चीज़ों को जैसे सीखोगे तो पुलिस वालों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ जो आपके मौलिक अधिकार, यानी जो ये मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को अगर आपके साथ कुछ होता है, आपको छीना जाता है आपके अधिकार को, तो आप ये चीज़ें आप कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कि अगर आपके मौलिक अधिकार के, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या आपका उत्पीड़न किया जाता है मौलिक अधिकार का, यानी आपको बोलने नहीं दिया जाता है, झंडा फहराने नहीं दिया जाता है, पुतला जलाने नहीं दिया जाता है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, ये सब हम लोग जानेंगे डिटेल्स के साथ। तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं ये संविधान बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि आप मुझे अगर कमेंट करके बताओगे ना, तो और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल में ही समझाऊँ और सिंपल में समझा भी रहा हूँ। तो आप बस आपको करना क्या है, सिर्फ कमेंट करके बताना ही तो है कि आपको मेरा वीडियो या मेरे द्वारा जो संविधान बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है। अगर आप पूरे लास्ट तक बने रहोगे ना, तो टोटल जो आर्टिकल 395 है पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा, A to Z हर एक चीज़ डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक सी कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब इसी संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो इसी संविधान को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे द्वारा संविधान बताया जा रहा है तो कैसा लग रहा है। जय हिंद।